हेलो गाइस, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पर। और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा दिन को। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मौर्य एम्पायर के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग आज जो है उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे क्लास को। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं तो वो देख लेते हैं। हम लोग पहले तो अशोक के अभिलेख, देन शिलालेख, और उसके बाद जो गुहा लेख यानी कि गुफाओं पे जो लेख पाए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग मौर्य एम्पायर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो और अगर आपने पिछली क्लास इसकी नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये पार्ट आपको सही से समझ में आए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोग जानते हैं अभिलेख तथा उनका विवरण। तो कौन कौन से अभिलेख मिले थे, किसने खोज की है अशोक के अभिलेखों की, किसने उनका ट्रांसलेट किया है, इन सब बातों को हम लोग आज जानेंगे। तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेंथेलर ने की है। ठीक है, किसने? पाद्रेटी फेंथेलर। तो पहला पॉइंट है आपका, अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है पर आ सकता है। इसके अलावा सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है, काफ़ी बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। तो मैंने बताया भी 3 भागों में, कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिले हैं। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ हैं? पाकिस्तान से मिले हैं। और ब्राह्मी लिपि के अभिलेख बाकी जो शेष भारत का एरिया वहाँ से मिले हुए हैं। तो फिर से इसमें हम लोग एक बार पूरी स्लाइड पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, तो जैसा एग्ज़ाम्स का कंपटीशन बढ़ रहा है तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो किसने अभिलेखों की खोज की है 1750 ईस्वी में? पादरेटी फेंथेलर ने। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे तो बिल्कुल याद करना है, रिपीटिंग है क्वेश्चन। इसके अलावा 3 भागों में बांटे हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब कहाँ कहाँ से मिले ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के लेख कहाँ से? अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि के पाकिस्तान से। ये बात क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, शिलालेख के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है? 13वां शिलालेख। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें क्या है? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौली। अब ये धौली कहाँ पे है इंडिया में, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अब इसके बाद बाकी शिलालेख, सभी शिलालेखों में क्या वर्णित है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये सभी शिलालेखों में वर्णित है। तो इन शिलालेख का कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं? पहला पॉइंट, कितने शिलालेख हैं? 14। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसे जरूर याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में। ये लाइन आ भी सकती है तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, किसमें मिला है? शिलालेख से। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, इसमें आपको शिलालेख में क्या क्या मिला है वो आप लोग देख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर शिलालेख के बारे में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। जैसे कि पहले शिलालेख में पशुबल और समाज में उत्सव की निंदा की गई है। दूसरे में सम्राट ने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में क्या है? राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें धर्म संबंधी कुछ नियम भी निर्देशित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आराम से पढ़ें। ठीक। ऐसे चौथा शिलालेख, ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इनमें जो है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की। ठीक है, इनका धम्म जो है वो सभी धर्मों का सार था। पिछली लाइन में बता चुका हूँ पिछली क्लास में, इनका धम्म सभी धर्मों का सार था। ये बात क्लियर है? तो ये चौथा शिलालेख थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की। पांचवा शिलालेख ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा छठा शिलालेख भी पढ़ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, ये वाला चौथा शिलालेख इसमें याद कर लीजिएगा। कौन सा? चौथा वाला। ठीक। बाकी 7वें और 8वें शिलालेख में क्या है? इससे तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है, एक बार इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। नवा शिलालेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
10वां शिलालेख देख सकते हैं। इसमें लिखा है, राजा तथा उच्च राजधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित में सोचें। हालांकि ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कभी शिलालेख से जल्दी क्वेश्चन आता नहीं, सिवाय किसको छोड़कर 13वें वाले शिलालेख को। ठीक है, तो ये सब आप इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 13वें शिलालेख पे। अभी मैंने बताया इसमें क्या है, कलिंग युद्ध तथा अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 14वां भी आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर, स्तंभ लेख के बारे में। पिछली अगर पढ़ना चाहिएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्तंभ लेख के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इसके स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, जो कि 6 अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन खुद में इंपॉर्टेंट है कि कितने स्तंभ लेख हैं और कितने स्थानों पर पाए गए हैं, 6। तो ये पूरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या क्वेश्चन आया कि अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने स्थानों पर पाए गए, तो कितने, 6 स्थानों पर। ठीक है, तो आप 14 शिलालेख भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए क्या है स्तंभ लेख। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसकी लिप कैसी है, ब्राह्मी। लिप कैसी है, ब्राह्मी। इसका 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, रोमिनदेई। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें लिखा क्या है, धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर को घटाने की घोषणा अंकित की गई है। इसके अलावा कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। और कौन सा पॉइंट है, कांधार से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, कितने स्तंभ लेख मिले हैं, 7। कितने स्थानों से, 6। फर्स्ट पॉइंट, क्या लैंग्वेज में लिखा है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके अलावा 7वां सबसे बड़ा अभिलेख, ये तीसरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है। चौथा क्या है, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, रुमिन देई का। इस पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। अब इसकी बात करते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, बट याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको दिख जाए क्वेश्चन। कांधार से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है 1-2 बार एग्जाम में, तो इसके आने के चांसेस हैं। मतलब ये पूरी स्लाइड में जितने भी पॉइंट हैं आपको सब याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्तंभ अभिलेख हैं। तो पहला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो इसमें कहाँ है, कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है। ठीक, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा कर स्थापित किया, कहाँ से, टोपरा से। दिल्ली मेरठ वाला कौन सा है, मेरठ से मंगवा कर दिल्ली स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक ने। रामपुरवा कौन सा है, कार्लाइल द्वारा बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। कार्लाइल ने क्या, इसे खोजा था। इसके अलावा लौरिया अरेराज, ये कहाँ पे, ये भी बिहार के चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार के नंदनगढ़ में स्थित है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे दिल्ली टोपरा। तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे खोजा है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ वाला, इसे भी जो है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाया। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ वाला। और प्रयाग स्तंभ कौन सा है, अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। चलिए, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके पिछली स्लाइड में जितने ये क्वेश्चन हैं स्तंभ लेख से, इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली जितने एग्जाम हैं सब में इनसे ही पूछा आता है। अगर आप ये पढ़ लेंगे स्तंभ लेख में, आपको ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्लाइड पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ के ऊपर एक क्या बना है, स्टैचू बना हुआ है। कौन सा स्टैचू है, आप लोग बताइएगा। इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, हर सरकार के ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग सब लोगों को जानकारी होगी, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं गुहा लेखों के बारे में। तो गुहा लेखों की संख्या कितनी है, 3। ये कहाँ बनी हुई है, बराबर की पहाड़ी में। तो ये बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है, लास्ट क्लास में बताया है, बराबर की पहाड़ी। इसमें कितनी गुफाएं थी, 4। ठीक है, सुदामा और ऐसे करके 4 और थी। ये किसको सौंपी गई थी, आजीवक संप्रदाय के लोगों को। तो आपको करना क्या है,
किन 4 गुफाओं का नाम बताना है और ये बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है स्थित, ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया किसको सौंपी गई थी, आजीवक संप्रदाय को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब आता है इसका राजनीतिक शासन। वैसे यहाँ से क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है, पिछला अभी तक जितना पढ़ा है मोस्टली क्वेश्चन 60% क्वेश्चन पिछले टॉपिक से आएंगे, मतलब पिछली चीज़ों से आएंगे। पर अब यहाँ से हम लोग बाकी 40% जो पढ़ेंगे वो यहाँ से आता है। अगर मौर्य एम्पायर की बात करें तो देखिए मौर्य साम्राज्य में अशोक के काल में कितने प्रांत थे, 5 प्रांत थे, ठीक है। कौन कौन 5 प्रांत थे इन सब बारे में भी बात करेंगे। प्रांतों को क्या कहा जाता है, चक्र कहकर संबोधित किया जाता था, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, प्रांत या चक्र एक ही चीज़ थी। प्रांत के प्रशासकों को क्या कहा जाता था, कुमार या आर्यपुत्र, और ये भी वर्ड यूज करते थे क्या, राष्ट्रिक, ठीक है। प्रांतों का विभाजन किस में किया था, विषय में, जो कि विषयपति के अधीन होता था। इसके अलावा और क्या देखते हैं हम लोग, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्त में होने वाली जांच को क्या कहते थे, उपधा परीक्षण, ठीक है। अब तो होती नहीं है मुख्यमंत्री या किसी की जांच तो होती नहीं है, सिर्फ वोट दे दो और बन जाते हैं मुख्यमंत्री। बट उस समय क्या होता था, जो भी मुख्यमंत्री या पुरोहित बनता था तो पहले उसका एक टेस्ट लिया जाता था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उपधा परीक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें फ़िलहाल अभी तक ना इससे क्वेश्चन बना है ना इससे बना है। इससे एक बार क्वेश्चन बन चुका है, प्रांतों के प्रशासकों को क्या कहा गया, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। इससे भी अभी क्वेश्चन नहीं बना है, बट आप एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, उपधा परीक्षण, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए अभी हमने क्या था, 5 भागों में बटे थे ना, प्रांत को क्या कहते हैं, प्रांत या चक्र। कौन 5, कलिंग, अवंती राष्ट्र, प्रासी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ये 5 हैं, ठीक है। और ये देखिए कहाँ कहाँ स्थित हैं, कलिंग, कलिंग में। अवंती राष्ट्र कितनी जगह पे स्थित है, मतलब पूरा एरिया कौन कौन कवर करता है, मालवा, राजपुताना, गुजरात और काठियावाड़। इसके अलावा प्रासी कहाँ है, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तरापथ कहाँ पे है, गंधार, कम्बोज, पंजाब और कश्मीर। दक्षिणापथ कहाँ पे, विंध्य के दक्षिण, ठीक। इससे भी हालांकि क्वेश्चन जल्दी पूछते नहीं है, बट एक बार फिर से आप लोग क्या देख लीजिए कौन कौन से प्रांत थे, कलिंग, अवंती राष्ट्र, प्रासी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। फिर से हम लोग बोलते हैं कौन कौन से, कलिंग, अवंती राष्ट्र, प्रासी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है। बाकी कहाँ पे इतना नहीं पूछा, तब मैप तो आप लोगों ने देखी है ही, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सारी चीज़ें आपको जो पहला सबसे नंबर 1 पर मैप दिखाया था उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो उसको जरूर एक दो बार देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या, ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ, तो प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, अमात्य। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान कौन था, पुरोहित। सैन्य विभाग का सेनापति। राजा का पुत्र क्या कहलाता था, युवराज। राज दरबारी को क्या कहते थे, दौवारिक। अंतापुर का अध्यक्ष अंतर्वेदिक। आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता। राजकोषीय अध्यक्ष सन्निधाता। तो इनमें से ये इम्पॉर्टेंट है, अंतापुर का अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट है और समाहर्ता, या ये 3 वर्ड याद कर लीजिएगा, मीन्स पूछा जा सकता है। अमात्य मतलब प्रधानमंत्री, अंतर्वैदिक मतलब अंतापुर, अंतापुर मतलब क्या होता है, अंतापुर में निवास करते हैं। तो अब अंतापुर वर्ड आप लोग सर्च करिएगा, फिर आपको पता चलेगा अंतापुर क्या होता है। समाहर्ता क्या है, आर्य का संग्रह करता। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो कमेंट में बताइएगा, फिर कल मैं इसका पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा आपको, ठीक है। समाहर्ता मतलब आय का संग्रह करता, तो इसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए प्रदेश थी मतलब कमिश्नर। नगर का कोतवाल पौर वर्ड यूज़ किया जाता था। प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक। नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक। उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक। अध्यक्ष मंत्रिपरिषद। सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला कौन है, दंडपाल। राजकीय दुर्ग रक्षक दुर्गपाल और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल। तो वैसे तो एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आप लोग एक बार स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए, कई चीज़ें थोड़ा सा जानकारी के लिए भी पढ़नी चाहिए। तो ये वही चीज़ें जिनको आप जानकारी के लिए पढ़ें, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है तो अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा, वैसे एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए इसमें जो है सबसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, मौर्य सम्राट में सबसे बड़ा अधिकारी था क्या, सम्राट यानी खुद राजा, और सबसे छोटा अधिकारी गोप। गोप क्या है, 5 ग्रामों का मुखिया। अब ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है,
ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितना 30 सदस्यों के एक मंडल चलाता था, जो कि 6 समितियों में विभक्त थी। तो 5-5 लोगों की 6 समितियां थीं, जो कि क्या है, नगर का प्रशासन चलाती थी। राज्य में न्यायालय कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के, जो कि आज भी चल रहे हैं। कौन कौन से? दीवानी और फौजदारी। वाद का तरीका होता है क्या? क्रिमिनल और सिविल। ठीक है, 2 चीज़ें। बात क्लियर हो गई? क्या वर्ड यूज़ किया जाता था उसमें? कंटक शोधन यानी फौजदारी, और धर्मस्थी यानी दीवानी। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? धर्माधिकारी। और जनपद न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक वर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट इसको जरूर याद रखिएगा, छोटा पद कौन सा था अशोक के काल में? गोप पद। क्या नाम है? गोप। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, बट फिर भी ये याद कर लीजिएगा, 30 सदस्यों का एक मंडल था, जो कि 6 समितियों में विभक्त था। इसके अलावा ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, पर ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इस पर आप लोग क्या है, टिक लगा लीजिए। ठीक। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था, यानी अगर आप लोग 100 रुपये कमा रहे हैं या 100 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं, गेहूं या कुछ भी, तो 10 रुपये किसको? राज को जाएगा। ठीक है, राजा के पास कर के रूप में जाएगा। अगर आप कर बचाने की कोशिश करते हैं या सामान की चोरी करते हैं, तो उस पर आपको उसमें क्या है, मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी, जो कि वर्तमान सज़ा से बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल चीज़ों की स्टॉक कर ली जाती है, यहाँ तो दवाओं की स्टॉक करी जा रही है, तो यही सब चल रहा है। पहले व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। अगर अभी मृत्युदंड देने की आ जाए तो कोई स्टॉक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, जैसे रा की एजेंसी है, वैसे उसमें भी रा की एजेंसी थी। इसके पीछे दिमाग किसका था? चाणक्य का। ठीक है, इन्होंने गुप्तचरों की क्या थी, एक संस्था बनाई थी। क्या गुप्तचरों को कहते थे? गूढ़ पुरुष। और गूढ़ पुरुष 2 तरीके के होते थे, जो एक जगह रुककर काम करते थे उन्हें क्या कहते थे? संस्था। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खबर को देते थे उनको क्या कहते थे? संचार। ठीक है, और ये गुप्तचर विभाग किसके अधीन होता था? महामात्य सर्प। ये इनके अधिकारी के लिए पद यूज होता है। ठीक है, जैसे अमात्य मतलब प्रधानमंत्री, वैसे महामात्य सर्प भी एक पद है। ठीक है, तो अब इस स्लाइड में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आती हैं। तो पहला पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना? 10वां भाग दिया जाता था। ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, गुप्तचर को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। ठीक है, और एक जगह पर रुकने वाले को संस्था, तथा एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने वाले को संचार। और तीसरा पॉइंट इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गुप्तचर विभाग के मुखिया को क्या कहते हैं? महामात्य सर्प। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये है, वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहते थे? रूप जीवक। देखिए, कोई भी जब वर्ड होते हैं, मतलब डिनोट किया जाता है कि इस वर्ड का इस ऐसे यूज़ होता था। जैसे कि निर्माण अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमाई। तो जब कोई चीज़ उभाती होती है या कोई वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप कहीं भी देखें तो उसे नोट कर लें, पहली चीज़ है। उसके बाद उसे याद भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोग पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया, अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भाई। तो जैसे ये है, वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? रूप जीवक। और निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं एग्जाम में आया, बाई चांस अब देख रहे हैं एग्जाम का लेवल क्या है, हर दिन टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन वहीं अगर रखेंगे तो क्या है, बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। तो उन्हें अगर कंपटीशन भी बढ़ाते हुए अच्छा स्कोर ना करे बच्चा, तो उसके लिए क्या करना होगा? पेपर टफ रखना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो डालेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा जैसे सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहता है? अंत महामात्र। जंगली कबीलों के सैनिक को क्या कहा जाता था? अराविवल। ये ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अशोक के अभिलेख में केवल उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक,
पर अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा। तो एक बार फिर से सारे क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहते हैं, रूपजीवक। निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई। इसके अलावा इसको देखते हैं, सैनिक को अराविवल। और अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का जो उल्लेख मिलता है वो कौन है, तीवर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर अब चलते हैं। सारे पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब देखिए वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो स्त्रियों को काफ़ी सम्मान प्राप्त था, स्वतंत्रता प्राप्त थी, और इस समय क्या है देखते हैं हम लोग, दास प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, बाकी इस समय स्त्रियां यज्ञ में भी भाग लेती थीं, विधवा विवाह, वैवाहिक संबंध विच्छेद तथा पिता की संपत्ति में भी उनको हिस्सा प्राप्त था। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते थे कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, सम्माननीय थी। ठीक है, अच्छी स्थिति में महिलाएं थीं। बाकी दास प्रथा प्रचलित थी, ये थोड़ा सा कुप्रथा है उस समय, हालांकि उस समय के लिए नॉर्मल ही होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए मौर्य प्रशासनिक समितियां कौन कौन सी थी। तो प्रशासनिक समितियां थी कौन सी, 6 समितियां। ठीक है, मैंने बताया ना, 5-5 लोग सदस्य बटे थे 6 समितियों में। तो ये 6 समितियां हैं। पहली समिति का काम उद्योग व शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना। दूसरी का है विदेशी अतिथियों की आवाभगत करना। तीसरी समिति का काम जन्म व मरण का विवरण रखना। चौथे का है क्या, व्यापार वाणिज्य का संरक्षण। पंचम का है क्रय विक्रय की समुचित देखरेख। और छठे की क्या है, बिक्री कर की वसूली करना। देखिए आपको अगर ये पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बट फॉर एग्ज़ाम ये रिलेवेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है और इसके आगे आने की उम्मीद भी काफ़ी कम है, क्योंकि वैसे भी एशियन कम ही आ रहा है। और फिर ऐसे क्वेश्चन 60% तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें से आ रहा है। अब 40 में अगर ऐसे क्वेश्चन रखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं रखेंगे। हो सकता है यूपी पीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछें। ठीक है, बाकी सैन्य समिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सैन्य समिति भी देखिए कितने भागों में बटी हुई है, 6 भागों में। ठीक है, कितने भागों में, 6 भागों में। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय यातायात व रसद। रसद मतलब क्या है, रास्ते में जो राशन पानी या जो भी चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था करना। तीसरा पैदल सैनिकों की देखरेख व सुरक्षा का कार्य। चौथा अश्वराहियों की सेना की समुचित देखरेख। अश्वराही मतलब जो घोड़ा यूज़ करते हैं, घुड़सवार कहते हैं जिन्हें। ठीक है, पंचम क्या है, गज सेना की देखरेख करना। और छठा क्या है, रथ सेना की सुरक्षा। सेम जैसा मैंने पहले बताया, ये भी क्या है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। ठीक, और आप लोग अगर पढ़ना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार देख सकते हैं। हालांकि देखनी आपको हर चीज़ ज़रूरी है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अलग से भी बता रहा हूँ, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अशोक के बाद दशरथ, देन संप्रति, फिर शालीशुक, फिर देववर्मन और संतधमन, और इसके बाद कौन थे सबसे लास्ट, बृहदत्त। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें क्या है, अंतिम शासक का जिक्र है। तो अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। इसकी हत्या करी है किसने, इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो देखिए ये कौन है, इनके सेनापति। इससे पहले कि अगर आप देखते हैं, जब 16 महाजनपद थे तो उन महाजनपदों में भी या तो पुत्र ने पिता की हत्या करी है या उनके किसी सेनापति ने उनकी हत्या कर दी है। सेम आगे भी यही सिचुएशन रही है, जहाँ राजा कमज़ोर होता है उनका सेनापति उन्हें हटा देता है और खुद बैठ जाता है। आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे मुगल काल, तो मुगल काल में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि अगर राजा मजबूत नहीं है, सेनापति ने उसे मरवा दिया और उसकी जगह पे स्वयं शासन करने लगा। तो बृहदत्त के साथ भी यही सेम स्थिति थी। बृहदत्त कमज़ोर थे, इसका फ़ायदा उठाया और इनकी हत्या कर दी। और यहाँ पर किसने हत्या की, पुष्यमित्र शुंग। इनसे एक नाम याद हो रहा होगा शायद आपको, पतंजलि का। ठीक है, पतंजलि कौन थे, इनके पुरोहित थे। ये हम पहले बता चुके हैं आपको पिछले क्लासेस में। और इन्होंने किसकी रचना की, महाभाष्य की, जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, शुंग काल की। तो इसका मतलब है क्या, जो पुष्यमित्र शुंग है इन्होंने किसकी शुरुआत की, शुंग काल की। ये बात क्लियर हो गई। तो इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतिम शासक कौन है, बृहदत्त। इनकी हत्या किसने की है, पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके बाद अगला काल कौन सा चालू होगा, शुंग काल। ये बात क्लियर हो गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अभिलेखों के बारे में पढ़ा, शिलालेखों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और स्तंभ अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ कवर करनी है आज की क्लास में, और पिछली क्लास में लगभग पूरा मौर्य एम्पायर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
अब देखिए मौर्य साम्राज्य में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको मैं बाद में क्या है, अगर मुझे लगेगा कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो वो उनको मैं क्विज़ में ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो आपको इसका बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो, तो वो आपके क्विज़ में ज़रूर होगा, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसको अलग से बताऊँ, ठीक है? और जो नहीं भी इम्पॉर्टेंट है वो आप नॉलेज के तौर पर उसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग क्या है एंड करेंगे। कल का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कौन सा होगा, शुंग काल, ठीक है? इसके बाद शुंग काल, कर्ण वंश, ये छोटे छोटे वंश आए हैं जिनका ज़्यादा समय तक नहीं रहा है। तो कल की क्लास में हम इन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? शेयर करने से लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी तो उन लोगों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो उससे मुझे बनाने में और अच्छा लगता है कि आप लोग रियली मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है? आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर दिस।